हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। आज की हर क्लास में हम कैपिटल मार्केट के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली में कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट जो हमारे दो मार्केट हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं और ये हमारी इकोनॉमी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक हेल्दी इकोनॉमी के लिए जो हमारी इकोनॉमी होती है, अगर वो हेल्दी है, उसकी कंडीशन कैसे पता चलती है? उसकी कंडीशन पता चलती है कि ये दोनों मार्केट किस तरह से वर्क कर रहे हैं। अगर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी सही डायरेक्शन में जा रही है और काफ़ी हेल्दी इकोनॉमी है, क्योंकि यही दो मार्केट है जहाँ से हम फंड रेज करते हैं। अगर फंड रेज जहाँ से कर रहे हैं वो मार्केट अगर हेल्दी कंडीशन में है, ज़्यादा फ्लक्चुएशंस वगैरह नहीं है इन दोनों मार्केट में, तो मोर और लेस सभी डेटा हमारा स्टेबल रहता है इकोनॉमी में। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगा, ग्रोथ भी हमारी अच्छी रहेगी। तो इसको डिटेल में देखने से पहले सबसे पहले तो हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को समझते हैं। बेसिक ओवरव्यू हम ले लेते हैं इसके बारे में कि क्या है। वैसे तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है अपने आप में मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, बट इस इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर को समझने के लिए इनमें बेसिक डिफरेंस भी अगर हमको पता होगा, और आपने अगर कभी इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं भी ली है तो अगर आप ये टेबल अगर समझ लेंगे, इनमें बेसिक डिफरेंस के देखेंगे तो ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले मनी मार्केट देख लेते हैं, फिर हम कैपिटल मार्केट देखेंगे। मनी मार्केट फंक्शन क्या होता है मनी मार्केट का? मनी मार्केट काम करता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए। मींस एक साल से कम, शॉर्ट टर्म का मतलब एक साल से कम अगर कोई पैसा मार्केट से उठाना है, किसी को रिक्वायरमेंट है क्रेडिट की, क्रेडिट का मतलब पैसा ही है, तो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट अगर एक साल से कम है तो वो मनी मार्केट से उठाया जाएगा। लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटी कहाँ अवेलेबल रहेगी? ये कैपिटल मार्केट में अवेलेबल रहेगी। मूविंग टू नेक्स्ट, पर्पस क्या होता है? मैनेज शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स एंड रेज वर्किंग कैपिटल। मींस डे टू डे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? डे टू डे नीड के लिए जो कैपिटल चाहिए होती है ना हमको, सपोज करो रॉ मटेरियल खरीदना है, कोई सैलरी पेमेंट करना है, उन सब के लिए जो पर्पस के लिए मनी मार्केट से पैसा लिया जाता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जो कैपिटल मार्केट है वो खेल ही क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है। 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट जो करते हैं ना, वो कैपिटल मार्केट के लिए करते हैं। कैपिटल एक्यूमुलेशन गियर टूवर्ड्स एक्सपांशन एंड ग्रोथ। मींस जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है वो कैपिटल मार्केट में होती है, और वो लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ और एक्सपांशन होता है ना, उसके लिए काफी इफेक्टिव रहती है। पार्टिसिपेंट्स कौन रहते हैं मनी मार्केट में? पार्टिसिपेंट्स रहते हैं बैंक्स, क्योंकि बैंक्स को क्या ना भाई, आज पैसा लिया कल आ गया तो कल वापस भी कर देंगे। एनबीएफसीज, अगेन ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। कॉर्पोरेट, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है, और गवर्नमेंट खुद। गवर्नमेंट भी क्या है कि मनी मार्केट से पैसा लेती है। सपोज करो गवर्नमेंट को आज चाहिए कल वापस कर देंगे। इसमें कौन होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती है, स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, और अंडरराइटर्स होते हैं। मींस इंश्योरेंस कंपनीज का क्या होता है कि जैसे उनके पास में जो पैसा आता है प्रीमियम होता है, क्योंकि मनी मार्केट क्या होता है ना कि थोड़ा रिस्की होता है, तो वो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको लॉन्ग टर्म्स ग्रोथ मिले पैसे पे। अच्छा, इनके इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं? किस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ये फंड रेज कर सकते हैं? एक तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, सीडीज, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, रिपर्चेज एग्रीमेंट्स होते हैं। ये 3 एग्रीमेंट्स हैं। डिटेल में इनको हम अभी देख नहीं सकते, अगर देखेंगे तो क्लास काफी लंबी हो जाएगी, बट ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसके थ्रू ये फंड रेज करते हैं। जबकि जो कैपिटल मार्केट होता है उसमें स्टॉक होते हैं, बॉन्ड होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और डिबेंचर्स होते हैं। तो जनरली क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, बॉन्ड्स कैपिटल मार्केट का पार्ट है या मनी मार्केट का पार्ट है? ये टेबल हमारी क्लास में जो हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप इतना भी कर गए ना, तो मैं कह रहा हूँ आपको कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर सकोगे इकोनॉमी के। क्योंकि हमने क्या किया है कि इकोनॉमिक सर्वे को समझने के लिए जो टर्म्स उनको सबको ही इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ऑलमोस्ट सारी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमिक्स की वो कवर हो जाएगी इसमें। मूविंग टू नेक्स्ट, रिस्क किस में ज्यादा है? मनी मार्केट में लो रिस्क एंड लो रिटर्न है। कैपिटल मार्केट में हाई रिस्क है और पोटेंशियल हाई रिटर्न है। ओके, क्योंकि स्टॉक्स क्या है ना, मार्केट क्रैश भी कर जाता है। लिक्विडिटी, इसमें ज्यादा लिक्विड रहती है, इसमें लेस लिक्विड रहती है। मीन्स आप चाहते हो भाई आज पैसा चाहिए कल वापस जमा करा दो, कल फिर से चाहिए फिर से ले सकते हो, लेकिन कैपिटल मार्केट में ऐसा नहीं है। ये एक साल से ज्यादा का गेम है। मेरे मैच्योरिटी टेन्योर, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी होती है बिटवीन 1 डे टू 1 ईयर। मीन्स एक साल से, एक दिन से एक साल तक के बीच की मैच्योरिटी होती है। और इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी होती है, कम से कम एक साल से ज्यादा ही है। ओके,
मोड ऑफ ट्रांजेक्शन ओवर द काउंटर मीन्स ऐसा नहीं है कि आप काउंटर पे इसमें क्या होता है ना कि आप काउंटर पे गए और एक्सचेंज कर लो, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि एक्सचेंज के थ्रू, जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज होता है उसके थ्रू ही आपको फंड मिलेगा। क्लासिफिकेशन, इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी दो पार्ट हैं इसके। और मार्केट नेचर क्या है, ये इनफॉर्मल टाइप का नेचर है और ये फॉर्मल एंड रेगुलेटेड मार्केट है। इसको कौन रेगुलेट करता है? इसको सेबी रेगुलेट करता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है हमारा है वो रेगुलेट करता है। अच्छा, हम ये देख लेते हैं पहले डिटेल में, फिर हम ये ग्राफ देखेंगे। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इश्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम। हमने देखा यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के मार्केट होते हैं डिटेल में। तो जो प्राइमरी मार्केट का होता है, यहाँ पे जो फ्रेश सिक्योरिटीज है ना वो इश्यू की जाती है। जो नई कंपनी आएगी जो सबसे पहले खुद के शेयर्स जो मार्केट में निकालेगी तो वो प्राइमरी मार्केट में निकालेगी। उसके बाद जो एक बार बिक चुके शेयर्स वो अगर दोबारा बिकते हैं वो, है ना, तो वो सेकेंडरी मार्केट में बिकेंगे। फंड्स आर डायरेक्टली रेज फ्रॉम इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स से डायरेक्टली फंड्स रेज करे जाते हैं। आईपीओ क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फर्स्ट टाइम ए प्राइवेट कंपनी ऑफर्स इट्स शेयर्स टू द पब्लिक एंड गेट्स लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अगर कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, वो स्टॉक मार्केट में खुद को लिस्ट करना चाहती है और फंड रेज करना चाहती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आईपीओ। हम देखते हैं ना, जैसे एलआईसी का आईपीओ आया है, किसी प्राइवेट कंपनी का आईपीओ आया है, तो खुद की कंपनी के फर्स्ट टाइम खुद के जो शेयर्स लेके आती है ना पब्लिक के लिए, तो उसको आईपीओ बोलते हैं। इक्विटी एक टर्म आएगी, इक्विटी हम समझते हैं। और इक्विटी कई बार आपने अगर वो देखा हो तो एक शो आता है जिसके अंदर फंड करते हैं हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनको फंड किया जाता है। तो वो काफी सारी टर्म यूज में लेते हैं, इक्विटी यूज में लेते हैं, है ना भाई। हम आपको इक्विटी के आप 4% के लिए हम 4% इक्विटी के लिए 4 करोड़ रुपए देते हैं, 2% इक्विटी के लिए हम 12 करोड़ रुपए देते हैं। तो इस तरह से वो फंड रेज करते हैं उस जो हमारा टीवी चैनल पे शो होता है उसके अंदर लेते हैं वो। तो ये इक्विटी से क्या मतलब है एक्चुअली में, हम वो समझते हैं। इक्विटी मीन्स ओनरशिप। ओनरशिप कहाँ पे है? कंपनी के शेयर में। मीन्स अगर 4% इक्विटी वो कह रहे हैं तो मतलब वो 4% शेयर्स उस कंपनी के खरीदेंगे और 4% मालिक हो जाएंगे। सपोज करो, इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकल एग्जांपल से समझते हैं। 100 रुपए किसी कंपनी की वैल्यूएशन है और जो 4% इक्विटी पे 100 रुपए किसी कंपनी की वैल्यूएशन है, 4% इक्विटी का मतलब क्या हो गया? सीधा सीधा 4 रुपए। ओके। और अगर हम ऐसा कहें कि 200 रुपए किसी कंपनी की वैल्यूएशन है तो 4% इक्विटी का क्या मतलब हो जाएगा? 4% इक्विटी का मतलब हो गया 8 रुपए। ओके, डबल हो जाएगा। तो इक्विटी ऑलमोस्ट इक्वल टू द ओनरशिप। ओके, इक्विटी क्या रिप्रेजेंट करती है? ओनरशिप स्टेक की कितना ओनरशिप स्टेक है कंपनी के अंदर। भाई मैं कहूँ मेरी इक्विटी, मेरे पास में 4% इक्विटी है, किसी के पास में 8% इक्विटी है, तो जो 8% इक्विटी वाला हो उसके पास में ज्यादा स्टेक है उसका। रेजिडुअल क्लेम आफ्टर ऑल लायबिलिटीज आर पेड। मींस अगर इक्विटी क्या दर्शाती है हमारा? इक्विटी हमारा दर्शाती है कि हमारे जितने भी एसेट्स हैं उसमें से हम अगर लायबिलिटीज जो हमारी पे कर देते हैं उसके बाद में जो अमाउंट बचता है ना वो इक्विटी होता है। सपोज करो हमारी एसेट्स हैं 1000 रुपए के, उसमें से हमारी लायबिलिटीज हैं सैलरी, मेडिकल, पेंशन, वो सब हो गया सपोज करो 600 रुपए। तो हमारी जो इक्विटी बची वो कितना है? 400 रुपए। ओके, तो इक्विटी एक्चुअली में जो लायबिलिटीज हम पूरी कर देते हैं उसके बाद में जो हमारे पास में एसेट्स बचते हैं ना वही हमारी इक्विटी है। ये रिस्क बेयरिंग कैपिटल होती है हमारी इक्विटी जो होती है। ओके, नाउ मूविंग टू दिस ग्राफ्स। ओके, ये ग्राफ सिंपली क्या कह रहे हैं कि हमारे स्टेडी राइज इन द टोटल रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मार्केट से कितना पैसा ले रहे, लेन देन कितना ज्यादा हो रहा है मार्केट में।
अगर मार्केट में लेन देन ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारी इकोनॉमी हेल्दी है, मार्केट में रिसेशन नहीं है। अगर रिसेशन होगा तो ये लेन देन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, हमारा बिजनेस ठप पड़ जाएगा, तो रिसेशन नहीं है। तीसरा, इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल में है, ठीक है। चौथा, हमारा कंजम्पशन हाई है, कंजम्पशन भी हाई होना चाहिए हमारा मार्केट की इकोनॉमी को चलाते रहने के लिए। तो ये हमारा कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ये अभी हमारा सिर्फ ये अमाउंट कम आ रहा है क्योंकि अप्रैल टू नवंबर तक का डेटा है हमारे पास में। जब और डेटा आएगा तो ये इससे ज्यादा चला जाएगा, तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हो रहा है। ओके, राइजिंग नंबर ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ हमने देख लिया है। आईपीओ क्या होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन मैं बता देता हूँ आपको। तो देखो आईपीओ हमारे इंक्रीज हो रहा है, अगेन ये डेटा फिर से इंक्रीज होगा, अभी हमारे पास में नवंबर तक का डेटा है सिर्फ। ओके, नए नए आईपीओ आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इससे क्या समझ रहे हैं हम, अगर आईपीओ बढ़ रहे हैं तो इससे क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम। देखो इससे रिजल्ट ये निकाल सकते हैं हम कि एक तो कंपनीज अच्छा काम कर रही है, क्योंकि अगर कंपनीज अच्छा काम करेगी तभी तो वो एक्सपांड करने की कोशिश करेगी। अगर कंपनी सक्सेसफुली वर्क कर रही है तो वो एक्सपांड करेगी, एक्सपांड करने के लिए उनको फंड की जरूरत होगी, तो फंड जरूरत होगी तभी वो आईपीओ लेके आएंगे खुद के। इकोनॉमी हमारा ग्रोथ कर रही है, ठीक है, तो सारे ही हमारे पॉजिटिव रिजल्ट्स रहे हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, कुछ रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स हम देख लेते हैं, उसके बाद में जो हमारा माइक्रो क्रेडिट है वो तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी रिमेनिंग क्लास में हम ये हमारे रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स जो गवर्नमेंट ने करे हैं वो देखते हैं। 3 तरह के रेगुलेटरी गवर्नमेंट डेवलपमेंट्स की गवर्नमेंट बात करिए, एक तो बैंकिंग सेक्टर के, कैपिटल मार्केट का और इंश्योरेंस सेक्टर के, तीनों इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे। बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स करें, ये डेवलपमेंट्स हमारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, एज इट इज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये डेटा नहीं पूछेंगे, वो चेंजेस पूछ सकते हैं। ओके, और जो टर्म्स हैं वो पूछ सकते हैं। तो आरबीआई फ्रेमवर्क फॉर, आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क निकाला है, वो क्या है, फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ रेगुलेशंस, फॉर्मुलेशंस ऑफ रेगुलेशंस नाम से एक फ्रेमवर्क निकाला है। वो क्या करता है, स्टैंडर्डाइज द रेगुलेटरी प्रोसेसेस स्टिपुलेटिंग पीरियोडिक रिव्यू एंड कंसल्टेशन। ओके, जो रेगुलेटरी प्रोसेसेस उनको उनका स्टैंडर्डाइजेशन करता है, ओके, और पीरियोडिक रिव्यू और कंसल्टेशन की बात करता है। आरबीआई हैज कंसोलिडेटेड अवर 9000 एग्जिस्टिंग सर्कुलर्स और गाइडलाइंस। आरबीआई ने जो 9000 उसके सर्कुलर्स थे, मल्टीपल सर्कुलर्स थे और जो गाइडलाइंस थे, उनको क्या किया है कि कंसोलिडेट किया है। क्यों किया है, क्योंकि इतने सारे सर्कुलर और गाइडलाइंस थे तो उससे क्या कंफ्यूजन क्रिएट होता था, उनसे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होता था। कंफ्यूजन को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया है ना कि स्टैंडर्ड तरीके से उसको कंसोलिडेट किया है। पब्लिक सेक्टर्स ने क्या किया कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है क्रेडिट असेसमेंट मॉडल टू ईज द डूइंग ऑफ बिजनेस फॉर एमएसएमईज। एमएसएमईज को क्रेडिट देने के लिए उन्होंने क्या किया, क्रेडिट असेसमेंट मॉडल। देखो ज्यादा समझने के लिए इसमें है नहीं, सारी बोल बच्चन टाइप की चीजें हैं जो हमारे मेंस की आंसर राइटिंग है ना उसमें काफी काम आएगी। ये मेंस आंसर्स में काफी काम आती है। आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में ये मेंशन है, ये चेंज किया है, कोई नहीं पूछने वाला, और काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है आंसर्स में इन चीज का। आरबीआई फ्री एआई, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉर फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड इंस्टीट्यूशन टू लेवरेज द एआई व्हाइल मैनेजिंग इट्स रिस्क। मीन्स आप कैसे आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है डे टू डे वर्किंग उसमें एआई का कैसे यूज कर सकते हो, सिंपल। तो आरबीआई के ये जो बैंक्स के जो है रिफॉर्म्स वो 3 बेसिस पे बात कर रही है गवर्नमेंट। एक तो आरबीआई के रिफॉर्म्स फ्रेमवर्क लेके आई है, वो स्टैंडर्डाइज किया उन्होंने रेगुलेटरी और जो पीरियोडिक रिव्यू और कंसोलिडेशन है उसको। दूसरा वो कह रहे हैं कि हमने 9000 सर्कुलर और जो गाइडलाइंस है उनको कंसोलिडेट कर दिया। तीसरा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने इंट्रोड्यूस किया इंट्रोड्यूस क्रेडिट असेसमेंट मॉडल टू ईज द डूइंग बिजनेस फॉर एमएसएमईज। चौथी बात कर रहे हैं वो फ्री आरबीआई की फ्री एआई, मींस एआई का कैसे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में यूज कर सकते हैं व्हाइल मैनेजिंग देयर रिस्क। ओके, तो ये बात हुआ हमारा बैंकिंग सेक्टर की। अब बात करते हैं हम कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट में क्या चेंज किया उन्होंने, सिक्योरिटीज मार्केट कोड।
द सिक्योरिटीज मार्केट कोड लेके आए हैं 2025, रिपील्स एंड रिप्लेसेस द SCRA। ये जो सिक्योरिटीज मार्केट कोड 2025 है उसने SCRA 1956 को रिपील कर दिया, पहला चेंज। SBI एक्ट 1992 एंड डिपोजिटरीज एक्ट 1996 इसको भी रिप्लेस कर दिया। मींस ये सिक्योरिटीज मार्केट कोड 2025, सिक्योरिटीज मार्केट कोड ने किस किस को रिप्लेस किया है? इसने रिप्लेस किया है SCRA 1956, सेबी एक्ट 1992 और डिपोजिटरीज एक्ट 1996, इन तीनों को रिप्लेस किया है। इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिक्योरिटीज मार्केट कोड ने कौन कौन से कोड जो एक्ट्स है उसको रिप्लेस किया है। और ये क्या कर रहा है? ये कंसोलिडेट कर रहा है इंडिया के सिक्योरिटी मार्केट के जो लॉज हैं उनको सिंगल फ्रेमवर्क में। मींस ये क्या स्कैटर्ड टाइप से थे, उनको सिंगल फ्रेमवर्क के अंदर कंसोलिडेट कर दिया इसने। दूसरा चेंज इन्होंने क्या किया है? सेबी लॉन्च इन्वेस्टर प्रोटेक्टेड टूल। मींस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन टूल इन्होंने कुछ जो लॉन्च करे हैं, एक तो सेबी चेक के नाम से, सेबी वर्सेस स्कैम के नाम से, दो इन्होंने टूल हैं, फाइनेंशियल टूल है वो लॉन्च करे हैं। इंट्रोड्यूस्ड एंड ESG डेब्ट फ्रेमवर्क, एक्सपांडेड म्युनिसिपल बॉन्ड आउटरीच एंड इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स। ओके, ये कुछ डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव एक इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर उसमें हम अभी जाएंगे तो ये काफी लंबा हो जाएगा क्लास, लेकिन अभी हमको इतना ध्यान रखना है कि इन्होंने कुछ फाइनेंशियल टूल्स हैं, इसको आप डायरेक्टली आपके आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। कौन कौन से? सेबी चेक, सेबी वर्सेस स्कैम, ESG डेब्ट फ्रेमवर्क, म्युनिसिपल बॉन्ड आउटरीच एंड इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स, ये चेंजेस करे हैं। पॉइंट वाइज अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स, सेबी वर्सेस स्कैम, सेबी चेक, इन्होंने म्युनिसिपल बॉन्ड का आउटरीच बढ़ाया है और इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स इंट्रोड्यूस करे हैं, ये चेंजेस करे हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में इन्होंने क्या क्या चेंज किया है? एक तो इन्होंने सबका बीमा सबकी रक्षा, अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉ एक्ट 225 वाज नोटिफाइड। ये एक्ट है वो नोटिफाइड कर दिया है। कौन सा एक्ट है? सबका बीमा सबकी रक्षा, अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज एक्ट 2025। पहला तो एक नया एक्ट लेके आए हैं ये। इंपोर्टेंट प्रोविजंस इंक्लूड हायर FDI लिमिट्स हायर कर दिए FDI की। सिंप्लीफाइड इंश्योरेंस रेगुलेशंस कर दिए हैं, जो इंश्योरेंस के रेगुलेशंस थे वो सिंप्लीफाइड कर दिए। इन्होंने पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन किया है और अलाइनिंग इंश्योरेंस गवर्नेंस विद इंडियाज डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। जो हमारा इंश्योरेंस का गवर्नेंस फ्रेमवर्क था उसको इंडिया का जो डिजिटल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है उसके साथ में अलाइन किया है। तो ये मोटे मोटे इन्होंने चेंजेस करे हैं। प्रीलिम्स में इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, प्रीलिम्स में से ये सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी सभी चीजें मेन से रिलेटेड हैं, डेवलपमेंट्स। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो माइक्रो क्रेडिट से इसका पार्ट है अपना कैपिटल, ये मॉनेटरी पॉलिसी हम देख रहे थे, उसका जो पार्ट है माइक्रो इन्वेस्टमेंट, माइक्रो क्रेडिट, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।